नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। आज मैं आपके सामने एक कार्यक्रम लेके आया हूं, आमने सामने। और यह जो कार्यक्रम है यह एक विशेष कार्यक्रम होगा और इसका कोई निर्धारित दिन नहीं है, इसलिए कि जिन घटनाओं पर और जिन घटनाक्रमों पर हम ये कार्यक्रम लेकर आएंगे उसकी कोई निश्चित तारीख नहीं होती। वो जब घटनाक्रम इस तरह का आएगा हम लोगों की निगाह रहेगी और हम आमने सामने लेकर आएंगे, आपके भी सामने, और हमारे साथ जो आमने सामने के विषय के केंद्र में होंगे, जो वक्ता होंगे, उनको हम सामने लेकर आएंगे। आज हम लोग आपके सामने पेश करेंगे उस व्यक्तित्व को जिसने तमाम चौकीदारों की भीड़ में अपने खुद को उसूलदार होने का प्रमाण दिया है, अपने आप को एक योद्धा साबित किया है। वो तमाम लोग जो राजनीति की धारा में हैं, जिन्होंने राजनीति को पेशा बनाया है, उन लोगों ने वाकई राजनीति को पेशा ही बनाकर रख दिया है। अब राजनीति धर्म नहीं है, इसलिए कि जो चीजें हो रही हैं और सत्ताधारी पार्टी में हो रही हैं, जिनकी केंद्र में भी सत्ता है, जिनकी प्रदेश में भी सत्ता है, और उसमें उसकी राजनीति करने वाले लोग, अगर वो तमाम असामान्यताएं, अगर ये शब्द, ये बहुत ही सांस्कृतिक शब्द है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं भाजपा में घट रही हैं वो सांस्कृतिक नहीं है। हम इसका खुलासा करेंगे, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे बीच आज मौजूद हैं, मैं सीधा उनसे परिचय कराता हूं। हमारे बीच मौजूद हैं आईपी सिंह साहब, उसूलदार आईपी सिंह। और अभी मैं आपसे बता दूं, मैं इसके पहले की बातचीत हम लोगों की शुरू हो और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये कुरुक्षेत्र में मामला शुरू हो, युद्ध की मुनादी हो, उसके पहले मैं ये बताता हूं आपसे और आपको वो दिखाता हूं एक बार फिर कि वो शंख फूंकने के पहले आप ये देख लें कि हमारा जो युद्ध है आज वो किन मुद्दों पर है। आप कृपया देखें। भ्रष्टाचारियों की पार्टी हो गई भाजपा, माफियाओं की पार्टी हो गई भाजपा, ईमानदारी का झूठ परोसती भाजपा, बेईमानों को खूब सहेजती भाजपा, ईमानदारों को दूर भगाती भाजपा। ईमानदार भाजपा नेता के साथ मिलकर हम बेईमान भाजपा की बखिया उधेड़ेंगे। भ्रष्टाचार की पार्टी हो गई भाजपा। और उस पर एक पंक्ति जो लास्ट की थी, वो आईपी सिंह साहब आप भी ध्यान दीजिएगा कि उस लास्ट पंक्ति में यह था कि एक ईमानदार नेता के साथ बैठकर हम बेईमान भाजपा की बखिया उधेड़ेंगे। हम अपने दर्शक दीर्घा से कुछ मिनट की, 1-2 मिनट की बातचीत कर लें और दर्शक दीर्घा को एक बार फिर से याद दिला दें कि हम लोगों की बातचीत जो है वो आपने देखा होगा, इसके पहले भी सेंट्रल डिबेट में भी हम लोग जिन विषयों पर चर्चा करने आते हैं आपके समक्ष, उनमें यह ध्यान देते हैं कि हमारा कोई राजनीतिक कोई पूर्वाग्रह नहीं होता। हम राजनीतिक पूर्वाग्रह से अलग हटकर बात करते हैं और हम पत्रकारों की उस जमात के लोग नहीं हैं जहां राजनीतिक पूर्वाग्रह, आग्रह, लोभ और प्रलोभन से के वशीभूत होकर बात होती है। हम निष्पृह बात करते हैं और क्रूड खबरें जनता दीर्घा तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध और प्रतिबद्ध रहते हैं। भाजपा के अंदर जो कुछ वो क्या हो रहा है इसके बारे में थोड़ा बहुत आप परिचित होंगे, आप देख रहे होंगे, लेकिन इसमें मीडिया का जो रोल है वो आप तक सही खबरें पहुंचने देता है, नहीं पहुंचने देता है, इसके जज आप होंगे, न्यायाधीश आप होंगे। हम तो केवल प्रस्तुत करता है। और हम आज अपने समक्ष और आपके समक्ष आईपी सिंह साहब को सामने रख रहे हैं। और आपने देखा होगा, ये खबरें आपके ध्यान में आएंगी कि आईपी सिंह, जिनका एक लंबा राजनीतिक एक उनकी पृष्ठभूमि रही है, इनका संघर्ष रहा है, ये छात्र जीवन से भी, मैं उस समय सिंह साहब, अब ये मैं कहता हूं कि हम लोगों की बातचीत में कोई कैमरे का बंधन नहीं होता, बहुत ही अनौपचारिक बातचीत करता हूं और आपसे भी आग्रह है कि आप उसी तरह से बात करें जैसे सामने दर्शक हैं और आप बात कर रहे हैं।
कि मुझको याद आता है कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान टाइम्स के जमाने का दिन, कि जब आप छात्र संघ के नेता हुआ करते थे और आप आते थे और आपकी प्रखरता और आपका जो वो संघर्ष करने का जज्बा है वो तब से लेकर और आज तक मैं पाता हूं कि उसी तरह से अक्षुण्ण है। और मेरी शुभकामना ये है कि आगे भी आपका जो ओज है वो बरकरार रहे। राजनीति तो चलती रहेगी। आपने देखा, मैं दर्शक दीर्घा को कह दूं, बता दूं कि ये ऐसे नेता हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि ऐसे कुछ लोग हैं जिनके बूते भाजपा आज खड़ी हुई है। लेकिन भाजपा आज खड़ी हुई, लेकिन जिन लोगों के बूते खड़ी हुई, जिन लोगों के कंधे पर चल के खड़ी हुई, उन लोगों का कंधा उसका महत्व तो समझ में नहीं आता। अगर वो सत्य कहते हैं, अगर नेताओं को आईना दिखाते हैं, वो कहते हैं कि ये जो है ये बात अपेक्षित नहीं है, जनता के हितों के अनुकूल नहीं है, तो उनको आड़े हाथों लिया जाता है। और सिंह जैसे लोगों को, जैसे नेताओं को यह कहना पड़ता है कि 2 गुजराती ठगों ने पूरे देश को ठगने का ठेका ले लिया है। और यह जो है ये केंद्रीय, मैं सिंह साहब आपके समक्ष आ रहा हूं अब, और ये एकदम पंच लाइन है कि 2 गुजराती ठगों ने देश को ठगने का काम किया है। कैसे, इस पर हम लोग विस्तार से आएंगे। बहुत सारी योजनाओं के नाम पर, वोट लेने के नाम पर बहुत सारी बातें जो हैं जिनको जनता जानती है कि ये ठगी जा रही है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पर्दे के पीछे रहती हैं और उसको दबा कर रखा जाता है। और जितने भी प्रतिबद्ध कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, उनको भय के कारण वो बोल नहीं पाते और भय से के खिलाफ मुनादी पीटने वाले, बिगुल बजाने वाले आईपी सिंह जैसे लोग होते हैं। मैं सीधा आपके पास आ रहा हूं। आपका एक ट्विटर है जो बहुत पूरे देश भर में चर्चित हुआ और मैं भी वो ट्विटर देख रहा था, इसलिए कि मैं भी आपको फॉलो करता रहता हूं, देखता रहता हूं कि आपकी क्या गतिविधियां हैं। तो मैं ट्विटर से शुरू कर रहा हूं सिंह साहब, और उसमें आपने लिखा कि 2 गुजराती ठग जनता को बेवकूफ बना रहे, और एक बात का भी शायद उसमें लाइन है या उसमें है कि प्रधानमंत्री नहीं, ये प्रचार मंत्री हो गए हैं। इसका थोड़ा विस्तार करिए और फिर हम लोग फिर उतरेंगे डिबेट में, बातचीत में। देखिए, मैंने बहुत साफ तौर से कहा कि माफ कीजिए मोदी जी, मैं अपनी आंख पर पट्टी बांधकर आपकी चौकीदारी नहीं कर सका, क्योंकि मैं उसूलदार हूं, मेरे अपने सिद्धांत हैं और ये वही सिद्धांत हैं जो लगभग 3 दशक तक पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने, उस समय जब मैंने विद्यार्थी परिषद में लखनऊ विश्वविद्यालय में 22 साल बाद जब छात्र संघ का चुनाव जीता, तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी सम्मान करने के लिए लखनऊ के सांसद थे। वो आए और उन्होंने शपथ दिलाई और उनकी नीतियों को, माननीय आडवाणी जी की नीतियों को, वो जो सिद्धांत था जिस आधार पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई, उसको सीखते हुए उनकी उंगलियां पकड़ के यहां तक चले। और ये दिन हो सकता है कि कुछ लोगों को लाभ दे जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत समाप्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों से डेविएट कर चुकी है। और फिर कहूंगा, माफ करिएगा प्रधानमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री जरूर हैं, लेकिन जब आप टी शर्ट बेचने की बात करते हैं तो देश की जनता टी शर्ट बेचने के लिए, कैप बेचने के लिए आपको इस देश का चौकीदार नहीं बनाया था। आपको प्रधानमंत्री इसलिए बनाया था कि जो दलित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, जो गांव है, मैं एक फौजी का बेटा हूं, उस पिता का जो 1965 की युद्ध में वो घायल हुए और 6 महीने तक वो जो मिलिट्री हॉस्पिटल होता उसमें उनका इलाज होता रहा, उनके संस्कार, उनका खून मेरे अंदर दौड़ता है। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी पुलवामा को लेकर आपने राजनीति शुरू की, तब इस बात का कष्ट होता है। ये सेना
तब भी थी, ये डीआरडीओ तब भी था। इस देश में सब कुछ आईआईटी आपने नहीं दिए, इस देश में आईआईएम आपने नहीं दिया, इस देश में आपने वर्ल्ड क्लास की कोई यूनिवर्सिटीज नहीं दी। जिस यूनिवर्सिटी जो लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, बीएचयू, उसके बाद जेएनयू, ये जो बड़े संस्थान हैं, ये पहले से मौजूद थे। उन संस्थानों से पढ़कर निकले हुए हम जैसे छात्र साइंस, ग्रेजुएट साइंस के स्टूडेंट हैं। और निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी, ये चुनौतियां जनता के सामने है और जनता उसका जवाब आपको इस चुनाव में देगी। मैं 1 मिनट के लिए आऊं सिंह साहब जी। और मैं ये चाहता हूं कि ये बात आपने कही और ये बहुत ही दुरुस्त बात है कि इस तरह से जो स्थितियां बन रही हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो चीज़ें पहले से थी वो ठीक है कि कोई आदमी कोई कुछ ऐसा कोई अप्रत्याशित कोई विकास का या आविष्कार का कोई काम करे तो वो बोल सकता है, लेकिन उसके पीछे उसकी पृष्ठभूमि होती है और उस पृष्ठभूमि का भी जिक्र करना चाहिए। अगर ईमानदार राजनीति अगर करनी हो तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मैं सिंह साहब एक चीज़, एक विशेष तौर पे आपसे, अभी जो मैंने आपसे माफ़ी मांगी कि मैं बीच में आ गया, मैं ये चाहता हूँ कि जो बीजेपी सत्ता में आई, 2014 से सत्ता में आई और उसके बाद 2017 में प्रदेश में सत्ता में आई, तो दर्शक दीर्घा की भी जिज्ञासा होगी और मेरी भी है। एक पत्रकारीय जानकारी के मुताबिक कुछ चीज़ें अलग रहती हैं, थोड़ा सुपरफिशियल भी होती हैं। और आप चूंकि पार्टी में रहे हैं और लगातार उनके साथ प्रतिबद्धता के साथ जुड़े रहे हैं, तो आपने देखा है डिटोरिएशन। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप हमारी जनता दीर्घा को भी बताएं कि ये पार्टी का डिटोरिएशन कैसे आपने देखा है, किस किस तरह से पार्टी डिटोरिएशन के स्तर पर पहुंची और आज ये स्थिति हो गई कि आप जैसे व्यक्ति को भी विद्रोह करना पड़ा। और विद्रोह क्या, आपने उंगली दिखाई, उनको आईना दिखाया और उस पर उन्होंने 6 साल के लिए आपको निशासित कर दिया। देखिए प्रभात जी, मैं तो अभी आपसे बैठे हुए कह रहा था कि हम दोनों बूढ़े हो गए। वो दौर मुझे याद है कि जब छात्र संघ की राजनीति करता था, आप सबके बीच आता था, क्योंकि आप सब प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट थे, आप सबका मान सम्मान था। आज देश और दुनिया में आप लोगों की शोहरत है। 1997 में आपको ले चलना चाहूंगा, जब छात्र राजनीति में विद्यार्थी परिषद के नाते पूरे देश में राजनीति करने का अवसर मिला। जब माननीय कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार किसी छात्र नेता को राज्य मंत्री स्तर का चेयरमैन बनाया। तो ये जो अवसर था वो अवसर मुझे प्राप्त हुआ। और मुझसे पहले जो अवसर दूसरा प्राप्त हुआ था, उस समय के तत्कालीन युवा मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी का यूथ विंग है, उसके प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर दिनेश शर्मा। इन 2 लोगों को मिला, एक को तो आपने डिप्टी सीएम तक पहुंचाया और दूसरे को, जिसके अपने वसूल थे, जिसके अपने सिद्धांत थे, जिसने कभी समझौते नहीं किए। आज भी मैं बार बार कहता हूं कि आज भी घर में दूध को लेके एक बार ये चिंता रहती कि घर में दूध पूरा पड़ेगा कि क्या बात है यार। और वहां से चलते हुए यहां तक की यात्रा हमने करी है और आज हम कहां खड़े हैं, लोग कहां खड़े हैं। और सबसे अहम बात प्रभात जी, जो आपने कहा कि 2002 वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था और भारतीय जनता पार्टी का गिराव वहां शुरू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी ने राजनाथ सिंह के रूप में समझौते किए और राजनाथ सिंह को किसी भी सूरत में उन्होंने माननीय कल्याण सिंह को नीचा दिखाते हुए और किसी तरह ग्रैब करी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी। और एक भी साइन आपको इस राजधानी में उनके चीफ मिनिस्टर के नाते नहीं मिल सकता, क्योंकि जब वो 14 महीने के मुख्यमंत्री हुए वो सिर्फ घोषणा मुख्यमंत्री रहे, एक भी काम उन्होंने नहीं किया। वही ये तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में आने वाली नहीं है और उत्तर प्रदेश की जनता विमुख होकर भारतीय जनता पार्टी से छिटक गई। और छिटकने का यह असर था कि जब 2003 जाते जाते कारगिल युद्ध के बाद जब 2004 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी कारगिल की सफलता के बाद जब चुनाव में गए
तो हमें पूरा विश्वास था कि हमने परमाणु परीक्षण किया है, हमने चतुर्भुज योजनाएं घोषित की हैं, देश को हमने एयरपोर्ट्स दिए हैं, बड़ी योजनाएं थी और शाइनिंग इंडिया के अहम नारों के साथ हम आगे बढ़े। लेकिन 2004 का जो चुनाव हुआ, विपक्ष नदारद था। एक तरफ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का चेहरा, आडवाणी जी का चेहरा, जोशी जी का चेहरा और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चिंतन था। यही कारण था प्रभा जी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आशान्वित थी और प्रमोद महाजन जी ने अपने एक भाषण में, बनारस के एक भाषण में कहा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जो इसकी नीतियां हैं, इस आधार पर ये ढहती हुई कांग्रेस, और इस पर हम किला खड़ा करेंगे और 2024 तक इस 21वीं सदी की भारतीय जनता पार्टी होगी। लेकिन 2004 में जब परिणाम आया तो उस परिणाम में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई और पिछड़ने का नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो 58 सीटें लोकसभा की जीत रही थी, वो पार्टी 8 सीटों पर सिमट गई और संसद में अटल जी को इस्तीफा देना पड़ा और विपक्ष काबिज रहा। और 14-15 वर्षों तक प्रभात जी, भारतीय जनता पार्टी 40 विधानसभा और इधर 32 कांग्रेस सीटें हम यही जीतते रहे। 8 से 9 लोकसभा की सीटें हमने 2004 और 2009 में जीती। और यही कारण था कि 2003 में मुलायम सिंह जी की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में उन्होंने बहुत से काम किए। आज ये कह सकते हैं कि जो मॉडर्न लखनऊ है वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी का दिया हुआ, जिसे कुछ पार्ट में उसको सिंगापुर भी कहते हैं, जो विभूति खंड, या आज माननीय अखिलेश यादव जी ने जो CGCT को बसाया है। तो आधुनिक भारत के निर्माण में उनकी अहम भूमिका थी। 2007 में उनके हारने के बाद मायावती जी अपीयर करती हैं और 2007 से लेकर 2012 तक भी भारतीय जनता पार्टी ढाक के 3 पात रही। फिर वही 40-42 सीटें और फिर 2009 के चुनाव में फिर वही 8-9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती प्रभात जी। लेकिन मैं इसलिए इसका जिक्र करना बहुत जरूरी था जी कि जब 2012 के विधानसभा के परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी ऐन वक्त पर बाबू सिंह कुशवाहा, जो सबसे विवादित व्यक्ति थे प्रभा जी, उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। हजारों हजार करोड़ की संपत्ति उन्होंने अर्जित करी। उस समय भी आपके साथ हुआ था। 3 सीएमओ की हत्या हुई थी और NRHM घोटाले के मास्टर माइंड थे। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने जब समझौते किए तो जो फीडबैक प्रदेश भर से आया कि नहीं, ये फैसला गलत है, प्रभात जी, उस समय भी हमने विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही राय साहब ने मुझे इसलिए निलंबित कर दिया क्योंकि सच बात कही थी, लेकिन थूक कर चाटना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का फिर सुपड़ा साफ हो गया और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह पराजित हुई। यहां तक कि मैं एक अखबार को नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन नाम लेना भी जरूरी है, जो सबसे भारतीय जनता पार्टी, हमारी विचारधारा का पढ़ा जाने वाला अखबार था प्रभात जी। 26 मार्च 2012 की संपादकीय में दैनिक जागरण ने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी उस दौर में पहुंच गई है जहां से भारतीय जनता पार्टी का खड़ा होना बहुत मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी इस दौर में अपने नेताओं को तो छोड़िए, अगर ये मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं को भी बचा लेती है तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी उपलब्धि होगी। प्रभा जी, उसकी कटिंग मेरे जेब में है, आज भी उस अखबार को संभाल के मैंने रखा है। और यही कारण था कि सबसे विद्वान और ईमानदार अध्यक्ष की तलाश हुई और हम सब फिर में मुख्य धारा में भारतीय जनता पार्टी के आए और पंडित लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उस समय भारतीय जनता पार्टी का जो पार्टी का खर्चा था वो 70 लाख रुपए महीने से ज्यादा था। उसमें भी लूटपाट कार्यालय स्तर पर होती रही, नेताओं के बीच होती रही। उसको माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जिनकी साख और शोहरत सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं
ये वो वाजपेयी जी जो स्कूटर से चलने वाले थे, वो आदर्श के रूप में हम लोग के काम कर रहे थे। उनकी टीम का मैं एक सिपाही था। एक मिनट के लिए रुकता हूं, और ये मैं दर्शक दीर्घा से भी कह दूं कि आज की जो बातचीत है वो इतनी रोचक है कि हम अंदर जो हमारे तकनीकी स्टाफ हैं, साथी हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि हम लोग ब्रेक पर न जाएं और हम लगातार निर्बाध गति से बातचीत करते रहें। नहीं, लेकिन यह है कि 1 मिनट के लिए ब्रेक ले लें। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्दी लौट रहे हैं। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आप आज देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आमने सामने, और आज आमने सामने में हमारे सामने हैं वरिष्ठ राजनीतिज्ञ। ये कहना, ये बड़ा सिंह साहब आप ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अजीबोगरीब लगता है कि मैं आपको कहूं पूर्व भाजपा नेता, और ये सब नहीं है। आप वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं। आईपी सिंह साहब हमारे सामने हैं। सिंह साहब, अब ये पता ही नहीं चला कि आधा घंटा कैसे निकल गया, इसलिए हम लोग जो है थोड़ा समय का संयोजन ठीक से कर लें, और मैं अपनी बात कह दूं। एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, वो बात मैं ये कह दूं। आपने जब लिखा, जब आपका मैं ट्विटर देख रहा था कि 2 गुजराती ठग भारतवर्ष की जनता को ठग रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, उसमें फिर मेरी तरफ से मैंने अपनी आत्मा से एक बात जोड़ी कि एक और राजस्थानी ठग है जो उत्तर प्रदेश की जनता को ठग रहा है, और उसका नाम सुनील बंसल है। मुझको कहने में कोई संकोच नहीं हो। सुपर सीएम बोलिए, सुपर। हाँ, वो सुपर सीएम हो, जो भी हो, डुपर सीएम हो। अच्छा, मुझको ऐसा लगता है सिंह साहब कि चूंकि मैं ये थोड़ा प्रोवोकेशन वाला जो ये है, मैं उद्वेलित आपको कर रहा हूं या उत्प्रेरित कर रहा हूं, कि मुझको ऐसा लगता है कि ये जो 2 ठग आपने कहे ना, ये आप चूंकि बहुत ही अनुशासित एक सिपाही हैं, सैनिक हैं, मैं तो कहता हूं कि ये गिरोहबंद हैं। ये 2 गिरोह, ये जो माफिया सरगना की तरह ये 2 सरगना है, और मेरे पास इसके उदाहरण हैं। वो मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं जल्दी से, और इसलिए कि बातचीत के क्रम में वो बात आपके ध्यान में रहे, इसलिए कि मेरे पास जो तमाम जो तथ्य हैं। पहला तो तथ्य है जिसको कि आप जानते हैं कि अब बीजेपी संसदीय चुनाव लड़ने जा रही है, और ये बीजेपी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में है, उसका एक मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, उसने अपने आप को फर्जी दस्तावेजों के जरिए दलित बनाया। उसका नाम एसपी सिंह बघेल है, और वो पहले किसी और पार्टी में था, बाद में वो बीजेपी में आया। उसने फर्जी सर्टिफिकेट बनाया, दलित खुद को साबित किया, और वो टूंडला विधानसभा क्षेत्र से, सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से, जो ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है। और ये बीजेपी के जो आला कमान और बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, इतने अंधत्व के शिकार हैं कि ये फर्जीवाड़ा, ये फ्रॉड जो किया, उसको लोकसभा की सीट में, वो फिर से लोकसभा का आगरा से, सुरक्षित सीट से आगरा का उम्मीदवार बनाया। देखिए, उसके लिए मैं ये बात पूरी कर लूं कि उसके लिए राज्य सरकार ने, यानी योगी साहब की सरकार ने, एक फर्जी शासनादेश निकलवाया, और यह फर्जी दस्तावेज और शासनादेश पूरे संविधान और पूरे कानून का उल्लंघन है। मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, और मैं इस पर स्टोरी भी कर चुका हूं सिंह साहब। मैं ये दूसरी बात कह रहा हूं कि मैं ये जनता दीर्घा के सामने में आपको हाजिर नाजिर करते हुए ये मैं कह रहा हूं कि बीजेपी किस तरह से गिरोहबंद माफियाओं के और सरगनाओं के हाथ में काम कर रही है, कि सीबीडीटी के चेयरमैन को चुनाव आयुक्त बनाने के लिए महाघोटाले पर, उत्तर प्रदेश के एक महाघोटाले की जांच रोकी जाती है। अमित शाह फोन करते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जांच की फाइल पर सिग्नेचर किया हुआ उसको वापस कर लेते हैं, वो जांच रुक जाती है, इसलिए कि वो जो सुशील चंद्रा जो चुनाव आयुक्त बनाए गए, उनके वो साले हैं, अरविंद गोयल और विपिन गोयल। तीसरा उदाहरण, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। तीसरा उदाहरण, जो लखनऊ का लिस्टेड भूमाफिया है। अब आपको देख लें कि ये लिस्टेड भूमाफिया है। मैं जनता दीर्घा के पास ये दस्तावेज भी दिखा रहा हूं कि ये लिस्टेड भूमाफिया है। ये यशोधरा इंटरप्राइजेस के नाम से काम करता है। लाल बहादुर सिंह और मधुवेंद्र सिंह नाम है। मधुवेंद्र सिंह सन ऑफ लाल बहादुर सिंह। मधुवेंद्र सिंह का भाई आपके भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति का ये जो है, ये राम अचल यादव नाम है इनका। और ये इसमें से, ये जिनका नाम मैंने बताया, ये जिला बदर है। ये इस पूरे परिवार के
खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बजाय इसके पारिवारिक कार्यक्रमों में कैबिनेट मंत्री जाते हैं, भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री जाते हैं, और कैबिनेट मंत्री है महेंद्र सिंह, हम लोगों के बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन महेंद्र सिंह ये नहीं देखते कि किस कार्यक्रम में जा रहे हैं और किस भूमाफिया का यह कार्यक्रम है। इस तरह से ये तमाम ब्यौरे हैं जिसमें माफिया तत्वों के साथ सुनील बंसल, तमाम दलालों के साथ सुनील बंसल, और उनके रिकॉर्ड है, उनकी तस्वीरें भी हम लोग दिखाएंगे, वो भी समय आ रहा है। और इस तरह से जो पार्टी आपकी जिस तरह से ठगों के चंगुल में फंसी हुई है, इससे क्या आप सिंह साहब, मेरा जो स्पेसिफिक सवाल है कि आपके हटने से या आपके हटाए जाने से क्या यह लड़ाई खत्म हो जाती है? नहीं, ये लड़ाई नहीं खत्म होती है। तो आप जब छोड़ के हट गए और आपने कहा, जैसे अभी बैक स्टेज आपसे बात हो रही थी कि आपने कहा कि मैं अब पार्टी में दोबारा नहीं जाऊंगा, तो पार्टी अगर मान लीजिए कि कहीं से सद्विचार आए, पुनर्विचार आए, अच्छे लोगों को शामिल करने का फिर से एक अभियान चले, तो आप आईपी सिंह क्या विचार करेंगे? नहीं नहीं प्रभात जी, जिस तरह का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो एक्सप्रेसवे बना, आगरा से लेकर लखनऊ तक का देश का सबसे बड़ा हाईवे है। लखनऊ के अंदर लोक भवन ऐतिहासिक बिल्डिंग है। लखनऊ के अंदर जो हाई कोर्ट बना, वो हाई कोर्ट अद्वितीय है एशिया में। कैंसर इंस्टीट्यूट बने, मेट्रो आई। ये लेकिन आपकी बातचीत से ये संकेत मिल रहा है कि आप कहीं सपा ज्वाइन तो नहीं कर रहे। संकेत की बात नहीं है, सवाल बस आपने जब कहा कि 2 वर्ष का वक्त बीत गया, आप बताइए लखनऊ के अंदर कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई भूमि पूजन किया हो और वहां कम से कम फर्स्ट फ्लोर तैयार हो गया हो? नहीं, भूमाफियाओं का पूजन तो किया ही प्रभात जी भूमाफियाओं का तो पूजन हुआ ही। जी, ये एक बात मैंने कहा कि हम लोग 2012 से चले थे, मैं 1 मिनट में उसको एक मिनट में जरूर कंक्लूड करूंगा कि देश में बड़े स्कैम की बातें हुई, बड़े बड़े स्कैम हुए। ये अलग बात है कि 12 बड़े स्कैम हुए, 12 लोगों को भी मोदी सरकार ने उन्हें सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया। बाद में थोड़ी बहुत कार्रवाई अभी फरवरी मार्च में थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन उससे यह नहीं साबित होता है कि पिछली सरकार ने कोई कार्रवाई की। लेकिन जो मैंडेट मिला, जो गलतफहमी पैदा हुई कि मोदी को लेकर जो एक माहौल बना कि गुजरात ऐसा मॉडल राज्य है जिसको लेकर उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर भारत और समूचा भारत गुजरात के पीछे खड़ा हो गया। एक आइकन के रूप में मोदी जी आए और उनके पीछे अमित शाह जी आए, और ये दोनों टीम गुजरात से जब दिल्ली पहुंची तो ये जानना बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश जैसा जो सूबा, जिसकी अर्थव्यवस्था 5 लाख करोड़ से लेकर 5.5 लाख करोड़ की हो, और आज भी गुजरात 1,15,000 करोड़ का बजट है, उसमें गुजरात क्या सैलरी बांटता होगा, उसमें क्या डेवलपमेंट के लिए रखता होगा, उसमें क्या देनदारियां आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की और एशियन डेवलपमेंट बैंक की और भारत के तमाम बैंकों की देनदारियों के बाद कितना पैसा बचता रहा होगा कि जिस मॉडल की चर्चा पूरे देश में हुई प्रभात जी, यही कारण था हम भी इंस्पायर हुए, मेरे बच्चे भी इंस्पायर हुए। और जब इंस्पायर्ड होने के बाद गुजरात देखने गए तो विश्वास करिए कि जहां बापू पैदा हुए थे, उस शहर में दिन में 10 साढ़े 10 बजे मैं गुजर रहा था, वहां धूल उड़ रही थी। गुजरात कुछ नहीं था, उसको बेचा गया। और ये उत्तर भारत और ये उत्तर प्रदेश, ये वो उत्तर प्रदेश है भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रभात जी, ये बताना बहुत जरूरी है, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में खड़ी हुई। अगर राम जन्मभूमि का मुद्दा नहीं रहता, जो मोदी और जो गृह मंत्री राजनाथ सिंह है 5 साल अयोध्या नहीं गए, ये देश पूछना चाहता है कि राम जन्मभूमि पर आपका स्टैंड क्या है, 2 शब्द क्यों नहीं बोलते। लेकिन वो एजेंडे में रहेगा, आज वो एजेंडे से बाहर हो गया। जहां शहीद हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है,
कश्मीर पर आपने क्या किया? कुछ नहीं 370 35A, जिसके जो अगर हटती उस पे आप आगे बढ़ते कुछ फायदा होता, उस पर भी आपने कुछ नहीं किया। समान नागरिक संहिता, ये शुरू से हम सब ने देखा, उस पर भी आपने कुछ नहीं किया। आप साहब जब चुनाव का वक्त आया तो पिछली बार तो आपने बड़ी बड़ी कहानियां सुनाई, इस बार आप चौकीदार बन गए, आप पुलवामा को लेकर आ गए। अरे देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, इवन प्रभात जी भी देश के प्रधानमंत्री होंगे, अगर पाकिस्तान जैसे छोटे, जो बिहार से भी छोटा एक सूबे के बराबर जो देश है, अगर प्रभात जी भी देश के प्रधानमंत्री होंगे, अगर पाकिस्तान आंख दिखाएगा तो प्रभात जी भी उसकी आंख फोड़ने में कोई कसर नहीं रखेंगे। हां, लेकिन चुनौती थी तो चीन थी, और चीन के सामने आपने क्या किया? ये देश सवाल पूछता है। ये कहना बहुत जरूरी है, ये बताना बहुत जरूरी है कि जो कॉन्सेप्ट बेचा गया, जो मार्केटिंग की गई, क्या डीआरडीओ कल बना था? आपने आज उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं को आपने नीचा दिखा, उनको शराब कह दिया। उस माननीय मुलायम सिंह यादव को, जो जिनको कहा जाता है वो धरती पुत्र मुलायम सिंह हैं। इस पर हम आएंगे अभी। नहीं, ये कहना बहुत जरूरी है, बताना बहुत जरूरी है कि जी मानवर काशीराम ने बहुजन समाजवादी पार्टी उनको शराबी बता दिया, चौधरी चरण सिंह को शराबी बता दिया आपने। मैं दर्शक दीर्घा से संबोधित हूं। आपने जो शराब का जिक्र किया, ये नरेंद्र मोदी जी का वो जो है ग्रामेटिकल जो ज्ञान है, उसके बारे में भी दर्शक दीर्घा को पता चलना चाहिए कि वो जो है सपा बसपा बीच में रालोद, तो इसको मिलाकर मोदी जी ने शराब कह दिया, जबकि वो शराब होगा अगर प्रोनाउंसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, शब्दों में मत जाइए। जो मोदी ने फेंका है, जो मोदी ने फेंका उसको आप समझिए कि मोदी ने फेंका तो वो शराब ही फेंका कि ये शराबी हैं। चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री, उनको शराबी बता दिया, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल तो उन्हीं के परिवार का है। माननीय मुलायम सिंह, जिन्होंने आपको आशीर्वाद दिया संसद के अंदर कि यशस्वी भव, फिर से प्रधानमंत्री बनो, उस समाजवादी पार्टी के उस मुखिया जिन्होंने उस पार्टी को खड़ा किया, उनको आपने शराबी बता दिया। मायावती जी, जो मान्यवर काशीराम ने जो बसपा खड़ी करी, तो दलित वंचित शोषित जो ये तबका है, उसको आपने, उनके महापुरुषों को ये शराबी कहकर, शराब कहकर उनका अपमान किया है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तर भारत की जनता आपको, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ आपको माकूल जवाब देगी, और 23 मई को यह तय हो जाएगा कि झूठ अब देश में नहीं चलेगा। मैं एक सवाल में आना चाहता हूं सिंह साहब, और जो आपने पीछे ये कहा ना कि जिस तरह से पार्टी खड़ी हुई और तमाम संघर्षों से और जद्दोजहद से खड़ी हुई, उसमें एक जो नाम आपने लिया वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का है, और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी की सरलता और सहजता से हम लोग वाकिफ हैं। आप ये बताएं कि पार्टी ने उनके साथ कैसा सलूक किया? ऐसे महान नेता सदियों में पैदा होते हैं, और उनके आदर्श कौन थे? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। उनके आदर्श कौन थे? नानाजी देशमुख। उनके आदर्श कौन थे? उनके आदर्श आडवाणी जी थे। उनके आदर्श कौन थे? जोशी जी थे। और उस पंडित जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? उनको चुनाव विशेष तौर से, क्योंकि सुनील बंसल को उन्होंने समझाने की कोशिश करी कि तुम्हारा हस्तक्षेप भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलेगा, लेकिन सिंहासन बदल चुका था। ऊपर अमित शाह जी काबिज हो चुके थे, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बन चुके थे, वाजपेयी जी का काम खत्म हो गया था। और यही कारण था कि उनके जो मैनेजर तमाम राज्यों में बिठाए गए, उसी में एक सुनील बंसल भी है, और सुनील बंसल ने उन्हें किनारे लगाने का काम किया। आज माननीय वाजपेयी, जो हमारे जो आपकी पार्टी पर बैठे हुए, जो आपकी पुरानी पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, और जो जिनका इतना प्रखर व्यक्तित्व था और जिनके साथ इतनी बड़ी जमात थी, तो वो जो जमात थी, वो जमात कहां चली गई, कहां विलुप्त हो गई? क्यों नहीं आपके अंदर, मतलब आपका मतलब यह है कि पार्टी के अंदर जो कैडर है, क्या उसमें इतना बूता नहीं है, उसके रीढ़ की हड्डी में कोई ताकत नहीं है कि वो जो बाहर से टपका हुआ नेता है उसको भाग जाने के लिए विवश कर दे? सब बिके हुए लोग हैं प्रभात जी, सब बिके हुए लोग हैं। आज उत्तर प्रदेश ये एक राजस्थान से एक व्यक्ति आके बैठ गया। आज उत्तर प्रदेश में प्रभात जी, मुझे शर्म हुआ कि मुझे पार्टी ने बर्खास्त कर दिया। थैंक यू सो मच।
so much the BJP higher leadership who has expelled me. मैं उनका स्वागत करता हूं कि इतना भ्रष्टाचार मैंने अपने 3 दशक के राजनीतिक जीवन में कभी भ्रष्टाचार नहीं देखा कि जिस तरह कंबल ओढ़कर हमारी सरकार में बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सिद्धांत बांटे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा विभाग नहीं। एक उदाहरण प्रभात जी मैं आपको दूंगा। एक 95 करोड़ का हेर फेर है, करीब 850 करोड़ का हेर फेर संगम पर आ चुका है कुंभ को लेकर। उसमें एक फाइल है जिसपे मैंने मुख्यमंत्री जी को शिकायत किया है और कहा है कि ये जो रेट है ये 200 रुपए वेरिएट करता है जल निगम का, जिसमें कि 200 रुपए जो रेट केंद्रीय परचेज है उसे 200 रुपए ज्यादा खरीदा गया और 4 लाख किलोमीटर की जो पाइप बिछाई गई उस पर मैंने शिकायत दर्ज कराई थी। लगभग 2 महीने हो गए। वो कहां पत्र है मेरा, निकाले जाने की वजह उसका कोई जवाब नहीं है। सिर्फ एक काम में 95 करोड़ का हेर फेर हुआ। दूसरा, कुंभ ताजा, कुंभ की बात में 1 मिनट करना बहुत जरूरी है। कुंभ में 250 करोड़ के टैंक, जो प्लास्टिक के टैंक होते हैं, वो किराए पर लिए गए इन अफसरों के माध्यम से। जो अफसर तैनात हैं वो केंद्रीय नेताओं के इशारे पर तैनात किए गए। यहां के जो मठाधीश लोग हैं, मैनेजर हैं, उनके आधार पर तैनात किए गए और 250 करोड़ रुपए का जो पेमेंट हुआ वो किराए पर टैंक लिए गए। बल्कि 250 करोड़ की जगह मात्र 100 करोड़ में वो टैंक खरीदे जा सकते थे प्लास्टिक के, उसकी जगह 250 करोड़ रुपए उसका पेमेंट किया गया। इस तरह 850 करोड़ का भ्रष्टाचार अभी सामने आ चुका है। और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं? इसमें नहीं, आप बताएं। आप कुंभ पूरी ब्यूरोक्रेसी और जो मंत्रालय उसमें इन्वॉल्व है वो सभी लोग सम्मिलित है जी, सभी सम्मिलित है। तो इसमें मुख्यमंत्री भी इन्वॉल्व माना जाए? देखिए, मैं कहता हूं कि आप माननीय मुख्यमंत्री, आप दावा करते हैं आप बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके नीचे तो सब चोरी में इन्वॉल्व है, सब चोरी कर रहे हैं। आपने किसके खिलाफ कार्रवाई की? 3 मंत्रियों के पीएस विधानसभा के अंदर वो चोरी करते पकड़े गए। प्रभात जी, मैंने इस लेख लिखा था, वो लेख भी बहुत चर्चा में था कि एक दौर वो भी था कि जब मुख्यमंत्री सोमवार से लेकर फ्राइडे इवनिंग तक 9-10 बजे तक अपने कार्यालय में बैठता है और मुख्यमंत्री कभी नहीं बैठते। उनके कैबिनेट मिनिस्टर सचिवालय विधानसभा के अंदर कभी नहीं बैठते, उनके प्रमुख सचिव कभी नहीं बैठते। और एक दौर था कि माननीय कल्याण सिंह का इतना टेरर था कि कोई भी मंत्री सोमवार से लेकर शुक्रवार तक बीच में वो विधानसभा नहीं छोड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी। और शनिवार और संडे पूरे प्रदेश में कार्यक्रम होते थे। आज न राज्य मंत्री बैठते हैं, न कैबिनेट मिनिस्टर बैठते हैं, न स्वतंत्र प्रभार बैठते हैं, न उनके सचिव, प्रमुख सचिव। और मुख्यमंत्री जी कभी लखनऊ में पहले एनेक्सी था, आज लोक भवन है, उसमें वो कब फाइलें देखते हैं, कब काम करते हैं, ये सब दुर्भाग्य है। मैं एक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाह रहा हूं जल्दी क्योंकि समय को समेटना भी है। एक ट्विटर भी आपका आएगा, चूंकि ट्विटर आपका खूब चर्चा में रहा। एक ट्विटर और भी आपका है जो चर्चा में रहा है, कि जिसमें आपने कहा कि इस प्रदेश यूपी प्रदेश सरकार के बहुत सारे मंत्री महाभ्रष्ट हैं और कृपया इनकी अपील पर आंख बंद करके विश्वास न करें, वोट न दें। एक तो पहला सवाल तो यह है कि उसको थोड़ा खुलासा करें, सवाल नहीं है, थोड़ा विस्तार करें। दूसरा यह है जो बहुत ही अहम है, दूसरा यह है कि आपके संगठन को ये जो बाहर से आए हुए जो तत्व हैं, मैं इनको तत्व कहता हूं, ये राजनीतिक लोग नहीं है, ये तत्व हैं, स्वार्थी तत्व हैं, और ये अपनी मर्जी का गिरोह बनाएंगे। और जिस तरह से संगठनों का ढांचा बनाया जा रहा है, जिस तरह से, अब आप ये देखिए कि मैंने आपको युवा मोर्चा का जिक्र किया था, उसके जो अध्यक्ष हैं सुभाष यादव या यदुवंश जो कुछ भी हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि उनकी उम्र जो है वो 45-46 साल से ज्यादा है, और जबकि पार्टी संविधान है, नियम भी है कि युवा मोर्चा का जो अध्यक्ष होगा वो 35 साल से ऊपर का नहीं होगा, तो उसको सुनील बंसल ने बनाया हुआ है अध्यक्ष। अच्छा, दूसरा ये कि ये कभी भी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं रहा, ये अचानक जो है अनंत कुमार के कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था दिल्ली में,
और वो वहां से सीधा कार्य समिति में आ गया और उसके बाद ये ताकतवर बना हुआ है और ये गिरोहबंद जो आप गिरोह के लोग जो अपने अपने ऑफस्यूट्स जो तैनात करते हैं वो तैनात है। इसने जो है राम अचल यादव और इसको उसको तमाम लोगों को कर दिया। देखिए उस तरह से पूरी एक सूची है। प्रभात जी, प्रधानमंत्री ने कहा मैं चौकीदार हूं। मैं ये एक जो स्पेसिफिक सवाल था मैं उसी पे आ कि रहा हूं। इन लोगों को मिलाकर जो संगठन बनाने की कोशिश चल रही है और जिस तरह से आपकी कार्य समिति है, कार्य समिति के बहुत सारे लोग। नहीं, आपने तो ये बहुत छोटे छोटे सेगमेंट की बात करी जी। जिस एसपी बघेल की बात करी है आपने जी, जिनको इलाहाबाद श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी को जो कांग्रेस की अध्यक्षा थी इलाहाबाद में प्रत्याशी बनाया गया है और वो आज हमारी सम्मानित कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मुझे याद आता है कि 2014 के लोकसभा का चुनाव था, मैं नेशनल चैनल पर लाइव कर रहा था। चूंकि मैं हार्ड क्वेश्चन कर रहा था, रीता जी छोड़ के चली गई थी कि मैं बीजेपी के साथ मैं डिबेट नहीं करूंगी। आज वो हमारी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। एसपी बघेल, दारा सिंह चौहान, ऐसे डजन मिनिस्टर हैं जो बाहर थे और कम से कम 275 ऐसे विधायक हैं, मैं तो 250 से 275 कहता हूं, जिनका कोई वास्ता नहीं था। और जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में कभी भी पैसे लेके टिकट देने की कभी चर्चा नहीं थी। ये पहला वाकया था। जी, ये पहला वाकया था जिसमें इसकी शिकायत नहीं, भरपूर शिकायत आई। और एक व्यक्ति ने मुझसे खुद कहा कि मैंने 55 लाख गुरुदक्षिणा करी है। 55 लाख रुपए गुरुदक्षिणा करी है। आखिर ये जो मर्ज बढ़ता यहां तक चला गया, किन सिद्धांतों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जनता से अपील करेगी? ये मंत्री चौकीदार मोदी जी को कर लिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। 2 वर्ष में एक पारिवारिक मामला मेरा था, मेरे परिवार का मामला था। लड़की है, मेरी वाइफ की छोटी सिस्टर है। और प्रभा जी इसलिए बताना जरूरी है कि वो 5 साल ऑस्ट्रेलिया में रही, 3 साल वो अमेरिका में रही, 2 साल संघाई में रही। चूंकि एमएससी थी और उसने बीएड किया था, उसका सिलेक्शन बीटीसी में हो गया और वो टीचर हो गई। उसका 2 साल का बच्चा, और मैं मंत्री के पास गया क्योंकि घर का दबाव था। 6 महीने बीत गए थे, मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। मैं मंत्री के पास गया और कहा कि इसके हस्बैंड नोएडा में रहते हैं, आप कहीं आसपास दे दो। उसका ट्रांसफर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 1 लाख रुपए से लेके 1.5 लाख और 2 लाख रुपए मंत्री के पास या मंत्री के जो संरक्षक थे उनके पास पैसा नहीं पहुंचा। और आज भी परिवार मेरा कोसता है कि आपकी वजह से ये ट्रांसफर नहीं हुआ। ये मंत्रियों की कार्यशैली है। ये बेसिक शिक्षा मंत्री हो चाहे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हो, अगर मोदी जी आप में ताकत है तो आप अपने सभी मंत्रियों पर रेड करा दीजिए। अगर दूध का दूध पानी का पानी न हो जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। यह चुनौती आपके लिए है। आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, और भ्रष्टाचार के सिवा मैं पीयूष गोयल पर आरोप लगाता हूं। वो दौर हम लोगों को याद है। पीयूष गोयल के पिताजी को अटल जी ने इसलिए बर्खास्त कर दिया था कि पीयूष गोयल पर लेन देन भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे और अटल जी ने कहा कि नहीं, यह आरोप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके पिता को बर्खास्त कर दिया गया। आपने उसे अपना फाइनेंसर बनाया, खजांची बनवाया, उसके बाद आपने उसको कैबिनेट और वित्त मंत्रालय दे दिया। ये, और चूंकि मैं पीएचडी हूं, 8वीं 10वीं पास, मतलब वो शिक्षा मंत्री होंगी, एचआरडी होगी। और इस सरकार में प्रभात जी कम से कम 1.5 दर्जन मंत्री हैं जो 4वीं 5वीं 6वीं और 9वां फेल हैं। उनकी सर्टिफिकेट मंगा के देख लीजिए। मैं खुला आरोप लगाता हूं कि केशव मौर्य के हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, इसकी सर्टिफिकेट की ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच कराई जाए और देखिए और इनसे पूछा जाए, ये 10 लोगों को प्रोड्यूस कर दें कि इन्होंने हाई स्कूल में कब पढ़ाई करी, इन्होंने 12th में कब पढ़ाई करी। अरे भाई, हम लोगों के सैकड़ों दोस्त हैं, मित्र हैं, दुनिया भर में हैं, आपने कब पढ़ाई करी? तो सवाल यह खड़ा होता कि जाति और मजहब के आधार पर पूरी भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। अब जो ये खुलासे हो रहे हैं प्रभात जी, ये अंतिम दौर है। इसके बाद 25 साल
भारतीय जनता पार्टी को वापसी में लगेंगे। नहीं सिंह साहब, ये बताइए कि ये सब जो जितनी बातें आपने बताई हैं, अगर वो खबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अपने आप में कई सारी बातें जो हैं वो बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह हैं। अब मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ ये जो लोकसभा चुनाव का, तो ये भी तो आप देख ही रहे हैं, लोकसभा चुनाव का के टिकटों का जो बंटवारा हुआ उसमें सब जो है बाहर बाहर से, जिस तरह से बाहर बाहर, आखिर कैडर क्या करे। और कैडर में प्रभात जी एक बहुत अच्छा हुआ ये बहुत अच्छा हुआ और विपक्ष के लिहाज से बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतना डर गई कि जिन पर बहुत आरोप थे, आदर्श ग्राम, जयापुर हमने दौरा किया है। जयापुर जो प्रधानमंत्री का अडॉप्टेड गांव है, उससे 1 लाख गुना बेहतर 30 साल पहले मेरा गांव था। 1 लाख गुना। सिर्फ क्या है कि दिल्ली की पूरी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया वहां फोटो ले रही थी, वीडियो बना रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई कि जयापुर को जाकर दिखा दे। सब लोग जयापुर में 2017 में मिले थे। ये जयापुर का डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट देखना है। तो बनारस के लोग जो हमारे उत्तर प्रदेश वासी हैं, मैं बनारस के 100 लोगों से अपील करता हूं, आप जाइए, आप डेवलपमेंट 5 साल के अंदर नागपुर देखकर आइए कि एक मंत्री ने हर क्षेत्र में किस तरह का विकास किया है। तो मॉडल अगर कहीं है तो वो मॉडल जो यहां पर दिखाया गया उससे बेहतर मॉडल नागपुर में बना। तो सवाल ये खड़ा होता है कि पिछली सरकारों को जिस तरह बदनाम किया गया, उन सरकारों ने लाख गुना बेहतर इस सरकार से काम किया है। 2 साल के अंदर उपलब्धि के नाम पर आप जीरो हैं और कोई उपलब्धि आपकी सामने नजर नहीं आती है, कागजों पर है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वोट भी कागजों पर ही मिलेगा। नहीं, वो तो अभी अब समय आने वाला है सिंह साहब। लेकिन ये सिंह साहब एक और जो दर्शकों की भी जिज्ञासा होगी कि आप जैसा प्रखर राजनीतिज्ञ और आगे की क्या योजना आपकी है, उसके बारे में थोड़ा सा तो आप, अगर कोई बहुत गोपनीय नहीं हो तो थोड़ा सा तो आप बता ही सकते हैं, लोगों की जिज्ञासा भी है ये जानना। देखिए, आजमगढ़ परिवर्तन के लिए जाना जाता है जी। जब श्रीमती इंदिरा गांधी 1977 में, मैं बहुत छोटा था, मुझे नहीं ध्यान आता है, जब वो चुनाव हार गई 1977 का, और जब उपचुनाव आजमगढ़ में हुआ तो मोहसिना किदवई, मुझे तो बहुत हल्का नहीं याद आता है, मोहसिना किदवई वहां से जीती। और मोहसिना किदवई का जीतना हुआ कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1980 में वापसी कर ली थी। ये वो आजमगढ़ है, हवा पहचानता है। और जब आजमगढ़ से लड़ने के लिए यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा करी कि हमारा जो लोकसभा क्षेत्र होगा वो पिताजी की जगह मैं लड़ूंगा, आप विश्वास करिए, उस आजमगढ़ में जितनी संख्या यादव की उतनी संख्या क्षत्रिय समाज की है, उतनी ही संख्या दलितों की है, उतनी मुसलमान है और अन्य जातियों के लोग हैं। आप विश्वास करिए कि जितनी मिठाई होली पर नहीं बिकी थी, उस घोषणा के बाद उतनी मिठाई उस आजमगढ़ में बिकी। और ये साबित हो गया प्रभात जी कि वो कम से कम 3 लाख से ज्यादा मतों से वो जीतेंगे। इसलिए इसमें बीजेपी ने भी तो एक तरह से वॉकओवर ही दिया, निरहुआ को टिकट देके तो एक तरह से वॉकओवर ही तो दे दिया है। उनके पास कोई मिल नहीं रहा, उनको प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहा है। और उनके जाने का जानते असर क्या हुआ कि माननीय अखिलेश जी सिर्फ 1 सीट तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में समेट देंगे भारतीय जनता पार्टी। 1 मिनट के लिए आप रोक रहा हूं इसलिए कि ये पता ही नहीं चला कि 1 घंटा सिंह साहब निकल गया। लेकिन हम आपके अच्छे राजनीतिक जीवन और भविष्य की शुभकामना देते हैं। और हमको लगता है कि आप ये इशारा कर रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे और शायद समाजवादी पार्टी भी कुछ अच्छा सोचती होगी, इसलिए कि आप जैसे सिद्धांतवादी और प्रतिबद्ध लोगों की हर जगह पूरे समाज में कमी है। और ये दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी का कि वो जो है उसका इरादा कुछ और है, और नहीं तो भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी आज सुनील बंसल और ऐसे अमित शाह जैसे बगैर किसी सोच विचार और इसके लोगों के चंगुल में है। खैर, ये उनका अपना अपना भाग्य है। तो आज के लिए बहुत ही ये एक रोचक मसला था। और मैं जनता दीर्घा से ये कहता हूं
कि इसमें से बहुत सारी बातें जो सिंह साहब ने कही हैं वो बिटवीन द लाइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो अलग अलग खबरों का एहसास देती हैं, वो अलग अलग खबरें डेवलप होनी चाहिए। और मैं आईपी सिंह साहब को सामने में रखते हुए आपसे ये कह दूं कि सुनील बंसल जो प्रदेश का संगठन मंत्री है और जिनके चलते पार्टी का सत्यानाश हो रहा है, और उनको ऊपर से पैट्रोनेज ऊपर से अमित शाह की तरफ से आ रहा है, हम जल्दी आपके पास एक बहुत ही एक अजीबोगरीब घोटाला खोलेंगे जिसमें आप देखेंगे कि सुनील बंसल से जुड़े हुए लोग किस तरह से बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट और बैंक घोटाला करते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।